हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष सिविल सर्विसेज में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं खान सर के द्वारा बनाया गया बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को, जो कि आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, एब जॉर्ज लेमेंतर। उसके बाद है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो राइट आंसर क्या होगा? दूरी का, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद है सर्वप्रथम किसने सिद्ध किया कि पृथ्वी गोल है? चलिए बताइएगा, आप लोग भी कमेंट करके बताने का प्रयास कीजिएगा। सर्वप्रथम किसने सिद्ध किया कि पृथ्वी गोल है? तो यहाँ पर राइट आंसर गैलीलियो हो जाएगा, गैलीलियो। उसके बाद है किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। उसके बाद है हमारी आकाश गंगा की आवृत्ति कैसी है? हमारी जो आकाश गंगा है उसकी आकृति कैसी है? आकाश गंगा कहने का मतलब है कि मिल्की वे जिसे बोलते हैं, दुग्ध मेखला बोलते हैं, उसी का बात किया जा रहा है। तो कैसी है? तो यहाँ पर राइट आंसर ये हो जाएगा, सर्पिलाकार। उसके बाद है किस ग्रह को चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में 24 अगस्त 2006 को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो सी हो जाएगा। उसके बाद है सूर्य के बाहरी भाग जो हमें दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं? सूर्य के बाहरी भाग जो हमें दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? तो बी, प्रकाश मंडल। लास्ट में आप लोग कमेंट करके ये बता दीजिएगा कि कितना आंसर आप लोग सही कर पाए हैं। सूर्य का पृथ्वी से औसत दूरी कितना है? क्वेश्चन को समझिएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा। सूर्य का पृथ्वी से औसत दूरी कितनी है? तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, 14.69 करोड़ किलोमीटर। सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन है? सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो पृथ्वी हो जाएगा, राइट आंसर सी, पृथ्वी। उसके बाद देखेंगे निम्न में से कौन सा ग्रह आंतरिक ग्रह नहीं है? निम्न में से कौन सा ग्रह आंतरिक ग्रह नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, बृहस्पति, बृहस्पति। चलिए उसके बाद देखेंगे हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन को। किस ग्रह को भोर का तारा और शाम का तारा कहते हैं? देखिए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस ग्रह को भोर का तारा और शाम का तारा कहते हैं? तो शुक्र को। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मोन्स किस ग्रह पर है? ओलंपस मोन्स किस ग्रह पर है पूछ रहा है। तो चलिए यहाँ पे हो जाएगा मंगल ग्रह पर है, राइट आंसर ये हो जाएगा मंगल ग्रह। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है किस ग्रह को विलियम हर्शल द्वारा खोजा गया था? किस ग्रह को विलियम हर्शल द्वारा खोजा गया था? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो अरुण, अरुण ग्रह को खोजा गया था विलियम हर्शल के द्वारा। अपसौर की घटना, अपसौर की घटना किस दिन की होती है? कौन से दिन को होती है? तो भी हो जाएगा 4 जुलाई को अपसौर। उसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन किस ग्रह के अध्ययन हेतु जूनो नामक अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित किया गया था? किस ग्रह के अध्ययन हेतु जूनो नामक अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित किया गया था? तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा, बृहस्पति, बृहस्पति। जब चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से अधिकतम हो जाती है
समझिएगा, जब चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से अधिकतम हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो सी हो जाएगा अपभू, अपभू। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सी है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सी है? तो यहाँ पर राइट आंसर माजुली हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? माजुली। उसके बाद है 18 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी स्थलाकृति हिमनद द्वारा नहीं बनती है? निम्न में से कौन सी स्थलाकृति हिमनद द्वारा नहीं बनती है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो सी हो जाएगा बरखान। उसके बाद देखेंगे, निम्न में से कौन सी स्थलाकृति मरुस्थलीय द्वारा नहीं बनती है? मरुस्थलीय द्वारा नहीं बनती है, इसमें कह रहा हिमनद द्वारा नहीं बनती है, तो बरखान। और मरुस्थलीय द्वारा नहीं बनती है कौन? तो 19 का राइट आंसर सी हो जाएगा मेहराब। चलिए, उसके बाद है पृथ्वी के सबसे बाहरी परत सियाल में किसकी अधिकता होती है? किसकी मात्रा अधिक होती है? तो 20 का राइट आंसर सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होती है। चलिए, जो भी स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच के सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो 21 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा कोनोराड और असंबद्धता। मेंटल और क्रोड के बीच के सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं? देखिए, मेंटल और क्रोड के बीच के सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो 22 का राइट आंसर गेटनबर्ग असंबद्धता। चलिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में पृथ्वी का औसत घनत्व पूछ रहा है। पृथ्वी का औसत घनत्व ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में होती है, तो यहाँ पे सी 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होती है। चलिए, उसके बाद चलेंगे हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन में, पृथ्वी को कौन कौन से भाग में बांटा गया है? कह रहा पृथ्वी को कौन कौन से भाग में बांटा गया है? तो सीमा, सियाल और निप है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। पृथ्वी का सबसे केंद्रीय भाग कौन है? पृथ्वी का सबसे केंद्रीय भाग कौन है? तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा क्रोड। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? तो 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वेगनर। उसके बाद है अंगारा और गोंडवाना लैंड के बीच कौन सा सागर का उद्भव हुआ था? अंगारा और गोंडवाना लैंड के बीच कौन सा जो सागर है जिसका उद्भव हुआ था? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा टेथिस सागर। पृथ्वी पर कुल कितने बड़े प्लेट हैं? पृथ्वी पर कुल कितने बड़े प्लेट हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो सी 7 बड़े प्लेट हैं। कौन सा महासागरीय प्लेट सर्वाधिक प्लेटों से सीमा बनाती है? तो प्रशांत महासागरीय, ये हो जाएगा राइट। जब दो प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिशील होते हैं, जब दो प्लेट है जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिशील होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अपसारी प्लेट कहते हैं, सी हो जाएगा 30 के सी। चलिए, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक भूकंप किस महासागर में आती है? सबसे ज़्यादा भूकंप कौन से महासागर में आती है? तो प्रशांत महासागर में, आप लोग को पता भी होगा। कौन सा तरंग भूकंप के दौरान नहीं निकलती है? कौन सा तरंग है जो भूकंप के दौरान नहीं निकलती है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो सी डब्लू तरंग नहीं निकलती है। उसके बाद देखेंगे, पृथ्वी के अंदर जिस स्थान से भूकंप प्रारंभ होते हैं उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, मूल कहते हैं। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, पृथ्वी सतह का वह स्थान जहाँ भूकंपीय तरंग सबसे पहले पहुँचती है उसे क्या कहते हैं? तो अधिकेंद्र कहते हैं।
निम्न में से कौन सा तरंग पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचती है? कह रहा है सबसे पहले कौन सा तरंग है जो पृथ्वी पर पहुंचती है? तो सी हो जाएगा, पी तरंग। 35 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद है, कौन सा भूकंपीय तरंग पृथ्वी में नहीं चलती है? कौन सा भूकंपीय तरंग द्रव में नहीं चलती है? देखिए सॉरी, कौन सा भूकंपीय तरंग द्रव में नहीं चलती है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो एस तरंग। द्रव कहने का मतलब पानी और तेल, ये सब में नहीं चलती है। चलिए उसके बाद चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन में, भूकंप मापने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? भूकंप मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो चलिए 37 का राइट आंसर क्या होगा? तो डी, रिक्टर। रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। चलिए, रिएक्टर स्केल पर 0 से लेकर कितना अंक अंकित होते हैं? तो 9 अंक, 0 से 9 अंक अंकित होते हैं, 0 से 9। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, हैरी हैंस का संबंध निम्न में से किससे है? हैरी हैंस का संबंध किससे है? तो प्लेट विवर्तनिकी से, विवर्तनिकी से प्लेट। चलिए उसके बाद चलेंगे हम लोग आगे, मर्केली स्केल का प्रयोग हेतु किया जाता था। मर्केली स्केल का प्रयोग हेतु किया जाता था, किसके लिए किया जाता था मर्केली स्केल का प्रयोग? तो यहाँ पे भूकंप मापने के लिए किया जाता था। सुनामी शब्द किस भाषा का शब्द है? सुनामी शब्द किस भाषा का शब्द है? तो यहाँ पे जापानी भाषा का शब्द है। उसके बाद है, भारत में सुनामी चेतावनी प्रणाली किस शहर में स्थापित किया गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा, हैदराबाद। ज्वालामुखी के समय पृथ्वी के मेंटल से तरल पदार्थ जो निकलता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो मैग्मा कहते हैं। आप लोग को पता होगा, उसे मैग्मा कहते हैं। चलिए, मैग्मा का जमाव जब चना के समान हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? मैग्मा का जमाव जब चना के समान हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अस्कोरिया। अस्कोरिया कहते हैं। ज्वालामुखी नहीं है, कौन सा देश में ज्वालामुखी नहीं है? तो 45 का राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, सी। उसके बाद चलेंगे, सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी किस देश में है? कोटोपैक्सी जो ज्वालामुखी सक्रिय है वो कौन सा देश में है? तो इक्वाडोर में। पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व किसे कहते हैं? पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व किसे कहते हैं? ज्वालामुखी को। चलिए उसके बाद चलते हैं आगे, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी इटली का कौन सा है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रोम्बोली। 48 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा स्ट्रोम्बोली। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी मृत ज्वालामुखी नहीं है? कौन सा ज्वालामुखी जो मृत नहीं है मतलब जिंदा है? तो यहाँ पर राइट आंसर फ्यूजियामा। 50 का राइट आंसर सी हो जाएगा, फ्यूजियामा हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? कौन सा ज्वालामुखी इसमें से है जो सक्रिय नहीं है? तो चलिए 50 का राइट आंसर भी हो जाएगा क्रोकाटोबा। क्रोकाटोबा। चलिए, किस महासागर को अग्नि वलय कहते हैं? किस महासागर को अग्नि वलय कहते हैं? तो यहाँ पे प्रशांत महासागर को अग्नि वलय कहते हैं। किस चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहते हैं? किस चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहते हैं? तो आग्नेय चट्टान। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आग्नेय चट्टान। उसके बाद है, मौना लोआ उदाहरण है। मौना लोआ उदाहरण है किसका? तो सक्रिय ज्वालामुखी का। चट्टानों में मैग्मा के गुंबदाकार जमाव से निर्माण होता है। किससे, किसका निर्माण होता है? तो लाइकोलिथ का।
लाइकोलिथ का निर्माण होता है। मैग्मा में चट्टानों में देखिए, चट्टानों में मैग्मा के गुंबदाकार जमाव से लाइकोलिथ का निर्माण होता है, लाइकोलिथ का निर्माण होता है। चलिए उसके बाद देखेंगे हम लोग निम्न में से कौन सा आग्नेय चट्टान के अंतर्गत नहीं आता है। कौन है जो आग्नेय चट्टान के अंतर्गत नहीं आता है? तो संगमरमर है जो आग्नेय चट्टान के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए उसके बाद देखेंगे निम्न में कौन सा अवसादी चट्टान का उदाहरण नहीं है। अवसादी चट्टान का उदाहरण नहीं है तो स्लेट। परतदार चट्टान किसे कहते हैं? चलिए परतदार चट्टान किसे कहते हैं? तो अवसादी चट्टान को कहते हैं। प्राकृतिक गैस तथा पेट्रोलियम की प्राप्ति किस चट्टान से होती है? प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम की प्राप्ति किस चट्टान से होती है? तो अवसादी चट्टान से। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन। 59 का राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे वायुमंडल में निलंबित कणीय पदार्थ तथा तरल बूंदों पर सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर एरोसॉल। उसके बाद देखेंगे वायुमंडल के सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? सबसे निचली परत की बात किया जा रहा है, क्या कहते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई जाने पर तापमान में कितना डिग्री सेल्सियस की कमी आती है? तो 1 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा? 1 डिग्री सेल्सियस। वायुयान के लिए कौन सा सीमा सर्वाधिक उपयुक्त होता है? कौन सा सीमा सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो 63 का राइट आंसर क्या होगा? समताप मंडल। समताप मंडल हो जाएगा। चलिए समस्त मौसमी संबंधी घटना किस मंडल में होता है? किस मंडल में होता है? तो सी हो जाएगा, क्षोभ मंडल में। हेलीकॉप्टर को मंडल में उड़ाया जाता है। हेलीकॉप्टर को कौन से मंडल में उड़ाया जाता है? क्षोभ मंडल में। उसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को, ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? ओजोन परत है जो किस मंडल में पाया जाता है? तो समताप मंडल में। ओजोन की मोटाई किसमें मापने हैं? देखिए ओजोन की मोटाई किससे मापा जाता है, यह पूछ रहा है। ओजोन की मोटाई है जो किससे मापा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डॉप्सन। 67 का ये हो जाएगा। चलिए संचार उपग्रह किस मंडल में प्रक्षेपित किया जाता है? संचार उपग्रह है जो किस मंडल में प्रक्षेपित किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो वायुमंडल हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो बैरोमीटर। ओजोन का फार्मूला पूछ रहा है, क्या होगा? तो यहाँ पे O3 हो जाएगा, O3। बैरोमीटर में भरा रहता है। बैरोमीटर में कौन सा पदार्थ भरा रहता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पारा। उसके बाद है वायुमंडलीय दाब मिलीबार होता है। वायुमंडलीय दाब में कितना मिलीबार होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1013.23 मिलीबार। हम लोग मिलान करेंगे 73 नंबर क्वेश्चन को। पारा का अचानक गिरना तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा चक्रवात। उसके बाद है पारा का धीरे धीरे गिरना तो हो जाएगा वर्षा। पारा का ऊपर उठना, पारा का ऊपर उठना, मौसम साफ मौसम, यहाँ पे खा हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखेंगे हम लोग 74 नंबर क्वेश्चन को। विषुवत रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांश के क्षेत्र को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, डोलड्रम। सबसे कम वायुदाब किस ऋतु में होता है? सबसे कम है एयर प्रेशर
किस ऋतु में होता है? तो ग्रीष्म ऋतु में। चलिए, हवाएं वायुदाब क्षेत्र से वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है, तो बताइएगा प्रेशर क्या होगा? हवाएं वायुदाब क्षेत्र से वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है, तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा उच्च से निम्न, उच्च से निम्न हो जाएगा। चलिए, किनके अनुसार उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर घूमती है? तो राइट आंसर हो जाएगा फेरल। उसके बाद है, दोनों गोलार्धों में 35 डिग्री से 40 डिग्री के बीच चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो व्यापारिक पवन। राइट आंसर ये हो जाएगा व्यापारिक पवन। रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर चलने वाली गर्म पवन है? रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर चलने वाली गर्म पवन है चिनूक। नॉर्वेस्टर कहाँ बहती है? नॉर्वेस्टर कहाँ बहती है? तो न्यूजीलैंड में। 80 का राइट आंसर न्यूजीलैंड हो जाएगा। चलिए, उसके बाद है, निम्न में से किस पवन को डॉक्टर पवन कहते हैं? निम्न में से किस पवन को डॉक्टर पवन कहते हैं? 81 का राइट आंसर हो जाएगा हर्मट्टन। 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा हर्मट्टन। उसके बाद 82 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। बिलजर्ड में बहती है, बिलजर्ड में बहती है, क्या होगा? साइबेरिया। साइबेरिया पवन बहती है। चलिए, निम्न में से कौन सा पवन ठंडी नहीं है? कौन पवन है जो ठंडी नहीं है? तो ब्रिक फिल्टर। निम्न में से कौन सा पवन गर्म है? तो काला बैसाखी, लू, नॉर्वेस्टर, इनमें से सभी पवन है जो गर्म है। राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा टोटल। 85 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। गलत पहचाने, तो यहाँ पर हो जाएगा खमसिन ऑस्ट्रेलिया, ये गलत हो जाएगा। चलिए, उसके बाद है, टॉर्नेडो चक्रवात किस देश में आती है? टॉर्नेडो चक्रवात किस देश में आती है? तो अमेरिका में। टाइफून आता है, टाइफून है जो आता है चीन सागर में। कहाँ? चीन सागर में। चलिए, उसके बाद देखेंगे, किसके केंद्र में निम्न दाब का केंद्र होता है? किसके केंद्र में निम्न दाब का केंद्र होता है? तो चक्रवात। विषुवत रेखा के पास कौन सी वर्षा होती है? विषुवत रेखा के पास कौन सी वर्षा होती है? तो 89 का राइट आंसर क्या होगा? तो सी, संवहनीय वर्षा। उसके बाद है, सर्वाधिक ऊंचाई पर निम्न में से कौन सा बादल पाए जाते हैं? सर्वाधिक ऊंचाई पर निम्न में से कौन सा बादल पाए जाते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? डी, पछाए बादल। पछाए बादल। निम्न में किस बादल से लगातार वर्षा होती है? उच्च स्तरीय बादल। उच्च स्तरीय बादल से लगातार वर्षा होती है। उसके बाद है, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो अरबी भाषा से हुई है। उसके बाद देखेंगे, भारत में मानसून किस महीना में सक्रिय हो जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? तो जून के महीना में सक्रिय हो जाता है। मानसून भारत में सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करती है? मानसून भारत में सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करती है? तो केरल में। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून। जाड़े के दिनों में किस राज्य में वर्षा होती है? तो तमिलनाडु में होती है। तमिलनाडु में होती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो सी होगा मानसीराम। उसके बाद देखेंगे 98 नंबर क्वेश्चन को, सबसे कम वर्षा कहाँ होती है?
तो लेह में। उसके बाद है कर्नाटक एवं केरल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा को क्या कहते हैं? कर्नाटक एवं केरल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा को क्या कहते हैं? तो आम्र वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? आम्र वर्षा। मानसून सबसे अंत में कहाँ पहुँचता है? मानसून सबसे अंतिम में कहाँ पहुँचता है? तो डी हो जाएगा पंजाब में। उसके बाद है पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल है? हमारी पृथ्वी पर कितना परसेंट जल है? तो 71%। 101 का राइट आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 101 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो बी हो जाएगा 71%। डी नहीं, बी होगा। चलिए उसके बाद देखेंगे 1 नॉटिकल मील कितना किलोमीटर के बराबर होता है? एक 102 का बताइएगा 1 नॉटिकल मील कितना किलोमीटर के बराबर होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। समुद्र की गहराई को किससे नापते हैं? 103 का राइट आंसर बताइएगा समुद्र की गहराई को किससे नापते हैं? तो फायदा में। 103 का राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा फायदा। चलिए उसके बाद है 24 घंटे में कितने बार ज्वार भाटा आता है? 24 घंटे में कितने बार ज्वार भाटा आता है? तो 2 बार। ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। ज्वार भाटा उत्पन्न होता है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण से, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से, पृथ्वी के घूर्णन गति से ज्वार भाटा आता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। प्लैंकटन नामक घास क्या है? प्लैंकटन नामक घास क्या है? शैवाल है। ग्राउंड बैल कहाँ है? ग्राउंड बैल कहाँ है? तो उत्तरी अटलांटिक में। राइट आंसर क्या होगा? उत्तरी अटलांटिक में। उसके बाद है प्रशांत महासागर की धाराएं नहीं है। प्रशांत महासागर की धाराएं नहीं है तो किनारी धारा। राइट आंसर क्या होगा? किनारी धाराएं में नहीं है। चलिए हिंद महासागर की धाराएं नहीं है। कौन है जो हिंद महासागर की धाराएं नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ये हम्बोल्ट धारा। अटलांटिक महासागर की धाराएं नहीं है। चलिए अटलांटिक महासागर की धाराएं कौन है? तो क्यूराइल धारा। महासागरों की औसत लवणता प्रति 1000 ग्राम होती है। तो 35 प्रति 1000 ग्राम होती है। चलिए सबसे अधिक लवणता वाले झील है तो बौन झील। सबसे अधिक लवणता वाले सागर है। सबसे अधिक लवणता वाले सागर है तो मृत सागर। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत मैदानी भाग है? 43%। भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2। उसके बाद है माउंट एवरेस्ट किस हिमालय के अंतर्गत आता है? तो बृहद हिमालय के अंतर्गत आता है। उसके बाद देखेंगे हिमालय के 4 प्रादेशिक भागों में किसने विभाजित किया था? हिमालय को 4 प्रादेशिक भागों में किसने विभाजित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, सिडनी बुरार्ड। उसके बाद है पंजाब हिमालय किन 2 नदियों के बीच का क्षेत्र है? तो सिंधु सतलज। नेपाल हिमालय किन 2 नदियों के बीच का क्षेत्र है? चलिए नेपाल हिमालय किन 2 नदियों के बीच का क्षेत्र है? तो 119 का राइट आंसर रहेगा डी, काला तीस्ता, काल तीस्ता। उसके बाद है शिवालिक तथा मध्य हिमालय के बीच अनेक घाटियां पाई जाती है जिसे पश्चिम में क्या कहते हैं? तो दून कहते हैं। क्या होगा राइट आंसर? दून। 120 का राइट आंसर सी हो जाएगा। जैसे में
देहरादून। उसके बाद है बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई है, बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई है तो 600 मीटर। उसके बाद देखेंगे माउंट एवरेस्ट को किन देशों में सागरमाथा कहते हैं, तो नेपाल में कहते हैं सागरमाथा। चलिए उसके बाद है K2 हिमालय के किन श्रेणियों में है, K2 हिमालय के किन श्रेणियों में है, तो ट्रांस हिमालय। चलिए उसके बाद देखेंगे कौन सा हिमालय बृहद हिमालय से सच्चर जोन द्वारा अलग होता है, तो ट्रांस हिमालय। चलिए यह सेट का लास्ट क्वेश्चन है, बताइएगा किस हिमालय में सबसे ऊंची तथा दुर्गम श्रेणी है, तो 125 का राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।